दोपहर के बाद प्रदर्शनकारियों का एक गुस्सैल जत्था पूर्व प्रधानमंत्री के घर की ओर बढ़ा और उनके घर में आग लगा दी। सिर्फ कुछ घंटों में 19 लोग मारे गए, जिनमें 12 साल का एक बच्चा भी सम्मिलित था। पहले भीड़ ने घर के शीशे तोड़े और फिर दरवाजों पर पेट्रोल छिड़का गया और जैसे ही आग लगाई गई, अंदर से राजलक्ष्मी खनाल की चीखें सुनाई दी। वह देश जिसे शांति की भूमि कहा जाता है, अचानक से आग की लपटों में घिर जाए, जहां संसद के बाहर गोलियां चलें और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, यह है नेपाल सितंबर 2025 की हकीकत। आज हम आपको दिखाएंगे नेपाल के जेन-ज़ी प्रोटेस्ट की पूरी कहानी, कैसे एक सोशल मीडिया बैन से बरसों का दबा गुस्सा फूट पड़ा और सड़कों पर उतरे स्कूली बच्चे और कॉलेज स्टूडेंट ने पूरी सरकार गिरा दी, और क्यों यह आंदोलन पूरी दक्षिण एशिया के लिए चेतावनी की घंटी माना जा रहा है। नेपाल की राजनीति पिछले 2 दशकों से मानो एक झूले पर बैठी है, कभी राजशाही, कभी लोकतंत्र और कभी माओवादी आंदोलन। 2006 में राजशाही का अंत हुआ तो जनता ने उम्मीद जताई कि अब लोकतंत्र उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन असली तस्वीर कुछ और निकली। साल दर साल सरकारें बदलती रहीं, औसतन हर 2 साल में सरकार गिरी और नई सरकार बनी। इस राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा साफ दिखने लगा। लगातार भ्रष्टाचार, घोटाले। जनता ने देखा कि नेताओं की तिजोरियां तो भर रही हैं, लेकिन देश खाली होता जा रहा है। दूसरी तरफ नेताओं और उनके बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल आम जनता के गुस्से का बड़ा कारण बनी। ये सब तब हो रहा था जब देश के गांवों में लोग बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। बेरोजगारी भी अपने चरम पर थी और सबसे बड़ी बात, जनता और सरकार के बीच भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। लोगों को लगने लगा था कि जो भी सत्ता में आता है उसका मकसद सिर्फ अपनी तिजोरी भरना है, जनता के हालात सुधारना नहीं। नेपाल के आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का सपना बार बार टूटता हुआ वादा बन गया, और यही टूटा हुआ भरोसा 2025 में गुस्से के ज्वालामुखी में बदल गया। 4 सितंबर 2025 की सुबह नेपाल सरकार ने अचानक एक आदेश जारी किया और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत बैन लगा दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप शामिल थे। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नेपाल में अपने लोकल ऑफिस नहीं खोल रही थी और डाटा शेयरिंग में सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। महीनों से सोशल मीडिया पर नेपो किड्स और करप्शन एक्सपोज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। लोग नेताओं के बेटे बेटियों की शाही लाइफस्टाइल के वीडियो डाल रहे थे और इन्हीं पोस्ट से जनता का गुस्सा फूट रहा था। सरकार को डर था कि अगर ये तस्वीरें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल हुई तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, और इसीलिए सरकार ने सोशल मीडिया को ही बंद करने का फैसला लिया। लेकिन यही कदम सरकार की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। यह बैन उनके लिए ऐसा था जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो, और यही बैन वो चिंगारी बना जिसने पूरे देश को आग की लपटों में घेर लिया। इसी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने सुदन गुरुंग, सिर्फ 36 साल का यह युवा, जो कुछ साल पहले तक काठमांडू की गलियों में सामान्य स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता था, अचानक पूरे देश की आवाज़ बन जाता है। सुदन ने हामी नेपाल नाम का संगठन खड़ा किया। यह संगठन न तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था और न ही इसके पीछे कोई बड़ा नेता खड़ा था। यह पूरी तरह से युवाओं, छात्रों, छोटे मोटे स्थानीय समूहों का एक नेटवर्क था। सुदन की ताकत सोशल मीडिया थी। इंस्टाग्राम लाइव पर वह सीधे हजारों युवाओं से बात करता, डिस्कॉर्ड ग्रुप में आंदोलन की प्लानिंग होती, टिकटॉक पर छोटी छोटी वीडियो वायरल होती जिनमें युवाओं से सड़क पर उतरने की अपील की जाती। यही डिजिटल स्ट्रेटजी जिसे सरकार दबाना चाहती थी, आंदोलन की रीढ़ बन गई।
नेपाल की सड़कों पर जब युवा उतरे तो उनके नारे किसी एक व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं थे। उनकी मांगे इस बात का सबूत थी कि आंदोलन सिर्फ सरकार को बदलना का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का विद्रोह था। उनकी प्रमुख मांगे थी कि भ्रष्टाचार का अंत हो, नेताओं के बच्चों की जवाबदेही सुनिश्चित हो, रोजगार के अवसर मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो, सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव किया जाए। नेपाल का जेन ज़ी आंदोलन अचानक नहीं फूटा, यह दिन ब दिन गर्म हुआ और 8 सितंबर 2025 तक पहुंचते पहुंचते ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। 4 सितंबर को सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करने के आदेश के बाद 5 और 6 सितंबर को आक्रोश धीरे धीरे सड़कों पर उतरने लगा। काठमांडू और पोखरा के कॉलेज कैंपस में सबसे पहले नारे उठे। छोटे छोटे समूह प्ले कार्ड्स लेकर बाहर आए। स्टॉप करप्शन, वी वांट फ्रीडम, नो मोर नेपो किड्स जैसे नारे लगने लगे। पहले ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें तुरंत रोकने की कोशिश की। लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारी से आग और भड़क गई। 7 सितंबर को भीड़ और बड़ी होती गई। काठमांडू की गलियों में हजारों लोग जमा होने लगे। पोखरा और चितवन में सरकारी दफ्तरों के बाहर युवाओं ने धरना दिया। यह पहली बार झड़पें शुरू हुई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, भीड़ ने जवाब में पत्थरबाजी शुरू कर दी। 8 सितंबर को सुबह से ही काठमांडू संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट के पास प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा धीरे धीरे शुरू होने लगा। भीड़ ने बैरिकेड भी तोड़ दिए। संसद भवन के बाहर डाउन विद करप्शन, यूथ फॉर नेपाल जैसे नारों की गूंज चारों तरफ होने लगी। पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, फिर लाठीचार्ज किया, लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर हो गई तो गोलियां भी चलाई गई। सिर्फ कुछ घंटों में 19 लोग मारे गए, जिनमें 12 साल का एक बच्चा भी सम्मिलित था। काठमांडू की गलियों में जली हुई गाड़ियां, सायरन, चीख पुकार मच गई। इसी दिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी बवाल हुआ। पोखरा एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा करने की कोशिश की। चितवन और भरतपुर में जिला प्रशासन दफ्तरों पर हमला हुआ और फाइलें जला दी गई। यहाँ तक कि भारत नेपाल बॉर्डर तक व्यापार और आवाजाही ठप हो गई। 8 सितंबर 2025 को जब काठमांडू की गलियां धुआं और गोलियों से भर चुकी थी, उसी दिन एक ऐसी घटना भी हुई जिसने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। दोपहर के बाद प्रदर्शनकारियों का एक गुस्सैल जत्था पूर्व प्रधानमंत्री के घर की ओर बढ़ा और उनके घर में आग लगा दी, जिससे उनकी पत्नी जिंदा जल गई। कई गवाहों के मुताबिक पहले भीड़ ने घर के शीशे तोड़े और फिर दरवाजों पर पेट्रोल छिड़का गया और जैसे ही आग लगाई गई, अंदर से राजलक्ष्मी खनाल की चीखें सुनाई दी। राजलक्ष्मी खनाल की मौत ने पूरे आंदोलन को और खतरनाक बना दिया। समर्थकों के लिए यह भ्रष्ट नेताओं के लिए न्याय हो सकता है, लेकिन समाज के लिए भीड़ के हाथों इंसानियत की मौत हुई थी। नेपाल के इतिहास में यह घटना हमेशा एक काले धब्बे की तरह याद रखी जाएगी, जहां लोकतंत्र और आज़ादी की लड़ाई ने निर्दोष की जान ले ली। 8 सितंबर की हिंसा के बाद नेपाल मानो आग के गोले में बदल गया। राजधानी काठमांडू, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है और प्रधानमंत्री का आवास भी है, वहां हर गली में गुस्से की लपटें उठ रही थी। सरकार का कंट्रोल टूट चुका था और 9 सितंबर 2025 की सुबह नेपाल की संसद के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। उनके ये शब्द सुनते ही संसद भवन के बाहर भीड़ में खुशी और गुस्से का अजीब मिश्रण दिखा। किसी ने तालियां बजाई, किसी ने गो ओली गो के नारे लगाए और किसी ने मंत्रिमंडल के चेहरों के खिलाफ गालियां दी।
ओली के इस्तीफे के तुरंत बाद कैबिनेट के कई सदस्यों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया। नेपाल की सरकार पूरी तरह से ढह चुकी थी। देश अब एक राजनीतिक शून्य में खड़ा था। सरकार गिर चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी कि नेपाल का नेतृत्व किसके हाथों में होगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पर अब पूरा दबाव था कि वे राजनीतिक स्थिरता बहाली के लिए किसी को आगे लाएं। लेकिन नामों की लिस्ट में दो चेहरे सबसे ज़्यादा चर्चा में थे, बालेन शाह और रवि लामिछाने। बालेन शाह काठमांडू के मेयर, जिनकी छवि एक युवा, ईमानदार और प्रगतिशील नेता की बनी थी। उन्होंने आंदोलन में सीधे हिस्सा नहीं लिया, लेकिन युवाओं में उनकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई। लोग कहने लगे, अगर राजधानी का मेयर ईमानदारी से राजधानी चला सकता है तो देश भी चला सकता है। रवि लामिछाने पहले से ही राजनीति में मजबूत पहचान रखते थे। पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री रह चुके और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। हालांकि आंदोलन शुरू होने पर वे जेल में थे, लेकिन जनता ने उन्हें छुड़ाया और एक तरह से उन्हें भी सिस्टम विरोधी नेता का प्रतीक बना दिया। इन दोनों नामों के अलावा और भी छोटे राजनीतिक चेहरों का जिक्र हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं दो नेताओं की रही। नेपाल के इस आंदोलन का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत और पूरा दक्षिण एशिया इस आग की लपटों को महसूस कर रहा है। भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, दोनों देशों के बीच खुले बॉर्डर हैं, गहरी सांस्कृतिक साझेदारी है और लाखों नेपाली भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए आते रहते हैं। नेपाल में अस्थिरता का मतलब है भारत में भी गंभीर असर। सीमाई इलाकों में तनाव, पलायन का दबाव और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती। भारत पहले से ही देख चुका है कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण एशिया के कई देश अशांति से गुजर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और सत्ता संघर्ष, श्रीलंका आर्थिक संकट और राष्ट्रपति के भाग जाने की घटना, बांग्लादेश सरकारी दमन और विरोध और प्रधानमंत्री का देश छोड़कर भारत में शरण लेना, और म्यांमार गृह युद्ध से बिगड़े हालात और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। और अब इस पारी में आता है नेपाल का नाम, यानी भारत के चारों तरफ मानो एक रिंग ऑफ क्राइसिस बन चुकी है। हर तरफ सरकारें गिर रही हैं, आंदोलन और विद्रोह हो रहे हैं। नेपाल का जैनजी आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। यह सिर्फ एक सरकार बदलने का आंदोलन नहीं था, यह एक पूरी पीढ़ी की चीख थी जो कह रही थी अब और नहीं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, मंत्रिमंडल का पतन, संसद के बाहर गोलीकांड और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का जिंदा जलना, ये सब बातें इस बात का सबूत हैं कि जनता जब सड़क पर उतरती है तो सत्ता की सबसे ऊंची दीवारें भी गिर जाती हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि क्या नेपाल इस आंदोलन से सच में नया रास्ता निकाल पाएगा? क्या बालेन शाह या रवि लामिछाने जैसे नए चेहरे व्यवस्था को बदल पाएंगे, या फिर ये भी उसी पुराने खेल का हिस्सा बन जाएंगे? और आम और सबसे अहम सवाल, क्या यह आंदोलन सिर्फ नेपाल तक रहेगा या पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी बन जाएगा कि अगर जनता की आवाज़ दबाई गई, अगर युवाओं को बेरोजगार और भ्रष्टाचार में धकेला गया, तो कोई भी सरकार हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है। नेपाल की गलियों से उठे ये नारे आज पूरे दक्षिण एशिया में गूंज रहे हैं। तो यह थी नेपाल की हालिया घटना पर एक रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।